विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत के अफगानिस्तान में बदलते हालात पर नजर टिकी हुई है। भारत का ध्यान युद्धग्रस्त राष्ट्र से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी पर है। इस बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सभी भारतीय सहित अफगानी हिंदू और सिखों को भारत सरकार वापस लाएगी। बड़ी खबर हम आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बयान। उन्होंने कहा कि हालात पर नजर बनी हुई है। 2 बार सीसीएस की बैठक भी हो चुकी है। भारतीयों को निकालना सर्वोच्च प्राथमिकता इस वक्त भारत सरकार की है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी शुरू की जा चुकी है। क्या वैसे हिंदुस्तानी को तो हम जो लाएंगे, लेकिन अगर उस देश में हमारा कोई हिंदू भाई और सिख भाई रह रहा है, उसको भी हम हिंदुस्तान लाएंगे और यहाँ हम उसको हाथ रह देंगे। यह हमारे प्रधानमंत्री जी के साफ नीयत की स्पष्ट होता है। एक दिन में अफगान में प्रताड़ित हो रहे हिंदू के लिए और सिखों के लिए एक लॉन्च हुआ और दोपहर से लेकर शाम तक एक दिन के 2-3 घंटे में 1100 से ज्यादा लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक हिंसा काटा। यूपी की सियासत में तालिबान की एंट्री हो चुकी है और इस एंट्री के साथ ही बढ़त बनाने के लिए योगी सरकार ने एक अहम फैसला किया है। ये फैसला है यूपी में अलग अलग जगहों पर एटीएस की यूनिट बनाने का, यानी यूपी के चप्पे चप्पे पर निगरानी एटीएस की ये टीम रखेंगी। अफगानिस्तान में तालिबानी दहशत का माहौल बना तो यूपी की सियासत में तालिबानी एंट्री शुरू हो गई। योगी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ एटीएस की एक नई यूनिट बनाने का बड़ा फैसला लिया तो सियासत आतंकवाद से होते हुए तालिबान तक पहुंच गई। सबसे पहले आपको बताते हैं योगी सरकार का वो फैसला जो आने वाले वक्त में सूबे के सियासी माहौल को और गर्म करेगा। योगी सरकार ने यूपी के कई इलाकों में एटीएस की नई यूनिट बनाने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत देवबंद से होगी। देवबंद के अलावा मेरठ, जेवर, बहराइच और श्रावस्ती में नई यूनिट खुलेगी। यूनिट खोलने के लिए जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। एटीएस की यूनिट के लिए देवबंद में 2000 वर्ग मीटर का इलाका तैयार है। देवबंद के बाद जेवर एयरपोर्ट के सामने एटीएस के दूसरे बड़े ट्रेनिंग सेंटर के लिए करीब 3.5 एकड़ की जमीन भी तैयार की गई है। पूरा खाका जरूरत और जमीन के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। जहां पर ज्यादा जमीन मिलेगी वहां कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे। वहीं कई इलाकों में स्पॉट यूनिट और नॉर्मल यूनिट को तैयार किया जाएगा। एटीएस के द्वारा विभिन्न जगहों पे भूमि का चयन करके भूमि अधिग्रहित भी की गई है, जिसमें कि मेरठ, इंडो नेपाल बॉर्डर पर बहराइच, श्रावस्ती तथा आने वाले नए जेवर एयरपोर्ट, देवबंद तथा अन्य महत्वपूर्ण जगहों पे जो कि ऑपरेशनल दृष्टिकोण से आवश्यक तथा संवेदनशील है, यहाँ पर एटीएस की नई यूनिट खोली जा रही है। देवबंद के कमांडो सेंटर से देवबंद, सहारनपुर, मेरठ तक का एरिया कवर हो सकेगा। मेरठ में भी एटीएस की स्वास्थ्य टीम पहले से तैनात है। इसके अलावा एटीएस की एक टीम नोएडा में हर वक्त रहती है, लेकिन नोएडा के जेवर और देवबंद में एटीएस के 2 कमांडो सेंटर बनने से पश्चिमी यूपी का पूरा एरिया कवर हो जाएगा, जिससे संदिग्ध आतंकियों पर नजर रखने और उनके छानबीन में एटीएस को आसानी होगी। आदरणीय योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में आदरणीय जी योगी जी के नेतृत्व की सरकार आज एटीएस का गठन कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को सुरक्षित भी रखना है। एक देवबंद ही नहीं, कोई भी बंद हो वहां खोल देंगे हम जाके। एटीएस खोलने में हमें कितनी देर लगती है? मामला आतंकवाद पर चोट और एटीएस को मजबूत करने का था, लेकिन सियासत तालिबान तक पहुंच गई, जिसकी शुरुआत शलभ मणि त्रिपाठी के ट्वीट के साथ हुई। तालिबान की बर्बरता के बीच यूपी की खबर भी सुनिए। योगी जी ने तत्काल प्रभाव से देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। युद्ध स्तर पर काम भी शुरू हो गया है। प्रदेश भर से चुने हुए करीब 1.5 दर्जन तेज तर्रार एटीएस अफसरों की यहाँ तैनाती होगी। देवबंद को
अगर एटीएस का कमांड सेंटर बन रहा है तो उसको गलत भाव से कोई अलग प्रकार से नहीं देखा जाना चाहिए। देवबंद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहाँ पर इस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं। जहाँ संदिग्ध गतिविधि है वहाँ पे कमांड सेंटर बनेगा तो इसका वेलकम होना चाहिए, इसके लिए बधाई देना चाहिए, तो और अच्छी बात है। यूं तो देवबंद या यूपी के किसी शहर का कोई तालिबान कनेक्शन नहीं है, लेकिन सूबे का मौसम सियासी हो चला है। ऐसे में सरकार और विपक्ष आर पार के लिए तैयार हैं। इसमें कहाँ से सांप्रदायिकता हो गई भैया? वो कोई सांप्रदायिक सेंटर बन रहा है क्या? वो तो सबके लिए बन रहा है ना। या वहाँ पे कोई अपनी मोनोपोली तय कर ली है कि साहब वहाँ पे ये चीजें हो ही नहीं सकती जो काम की मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट के होंगे। देवबंद को लोग जानते हैं, सारी दुनिया में जानते हैं कि वो एक मुसलमानों के शिक्षा का एक केंद्र है, वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। वही एटीएस का मुख्यालय खोला जाए या सेंटर खोला जाए, ये कुछ अजीब सा लग रहा है। योगी सरकार के इस फैसले को विरोधी सीधे यूपी चुनाव से जोड़ रहे हैं, जिन्हें लगता है कि सरकार माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक कारणों से ही वहाँ वो चुन रहे हैं, इसलिए कि वहाँ पर मुस्लिम धर्म, सामाजिक सौहार्द वातावरण की शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। तो इसलिए वहाँ पर कर रहे हैं कि एक दहशत का माहौल पैदा किया जाए। नहीं तो लखनऊ हेडक्वार्टर है, यहाँ उसको सेंटर बनाना चाहिए। ये बहुत खेद की बात है। और मैं आपको बता रही हूँ, चुनाव के पहले इस प्रकार की और भी घोषणाएं और नीतियां और ये घटनाएं होने वाली है, इसलिए जनता को बहुत सचेत रहने की जरूरत है। बहरहाल सरकार ने सियासत के बीच तेजी से एटीएस सेंटर पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए यूपी के संवेदनशील इलाकों को चुना गया है, जहां से संदिग्ध गतिविधियों की खबरें आती रहती हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीरी युवाओं के लिए अब करियर के नए रास्ते खुलने शुरू हो गए हैं। सेना में अधिकारी बनने के लिए इनमें अब उत्साह नजर आ रहा है। भारतीय सेना भी एसएसबी की ट्रेनिंग देकर इनका हौसला बढ़ा रही है। वहीं एक्टिंग और मॉडलिंग में भी भविष्य संवारने के रास्ते कश्मीरी युवा तलाश रहे हैं। मॉडलिंग हो या फिर सेना, करियर बनाने के लिहाज से इन दोनों ही क्षेत्रों में कश्मीरी युवाओं की भागीदारी बेहद कम रही है। लेकिन अब बदलते कश्मीर में सेना में जाने से लेकर एक्टिंग तक में करियर बनाने के लिए कश्मीरी युवा तैयार हैं। सेना में अधिकारी बनने की चाहत लड़कों के साथ साथ लड़कियों में भी है। युवाओं की इस हसरत को पूरा करने के लिए भारतीय सेना भी इन्हें पूरी मदद कर रही है। आर्मी अफसर बनने के लिए जिस मुश्किल एसएसबी को पास करना जरूरी है, उसके लिए इन्हें इंडियन आर्मी ट्रेनिंग भी दे रही है। प्रोफेशनल ग्रोथ जो है, जैसे हमने पहले भी देखा कि प्रोफेशनल ग्रोथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो डेली की लाइफ है उसमें जो डेली की हमारी जो रूटीन है वो और आर्मी की रूटीन जो है वो बहुत डिफरेंट है। उसमें जो प्रोफेशनल ग्रोथ मिलती है वो एक डिफरेंट चैलेंज हो जाता है एक नॉर्मल इंसान के लिए जब वो एक आर्मी ज्वाइन करता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें भी बेनिफिट। सेना में बहादुरी दिखाने को कश्मीरी युवा तैयार हैं, तो फिर मॉडलिंग और एक्टिंग में भी अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए कश्मीरी युवाओं में होड़ लगी है। इनके हुनर को तराशने के लिए अब कश्मीर में वर्कशॉप भी लगाए जा रहे हैं। इससे युवाओं को अपनी प्रतिभा को ज्यादा निखारने का मौका मिल रहा है। आई थिंक अंटिल नाउ कोई प्लेटफॉर्म था नहीं और इतना एनकरेजमेंट था नहीं कि बच्चे आ सके आगे। और वो सोसाइटल नॉर्म्स भी होते हैं, डर भी रहता है कि हाउ आर पीपल गोना जज अस। बट आई फील द किड्स हियर आर वे मोर टैलेंटेड देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। हमारे अपने स्टेट में ऐसा प्लेटफॉर्म आज तक नहीं था जहां पे ये सारे यंगस्टर्स ट्रेन हों, ग्रूम हों और आगे जाके हमारे पूरे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर सके। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए इनको या तो दिल्ली या तो बॉम्बे या तो बैंगलोर जाना पड़ता था। तो दैट इज़ द रीज़न हमने सोचा कि यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहाँ पे इन सारे यंगस्टर्स को ग्रूम करेंगे। ग्रूम करने के बाद इनको एक ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जिसमें ये खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। इस तरह के वर्कशॉप से कश्मीरी युवा भी उत्साहित हैं। उनका मानना है कि अभी तक उन्हें टैलेंट पहचानने और दिखाने के मौके नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब उनके लिए भी अवसर मौजूद हैं। कश्मीर में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि जैसे बाहर के लोग जा रहे हैं, बाहर बड़े बड़े मॉडल्स बन रहे हैं। आई थिंक कश्मीर में उससे ज़्यादा टैलेंट। कोई भी मॉडल लड़का हो लड़की हो यहाँ पे आ सकता है और ग्रूमिंग सेशन कर सकता है। आगे जाके मॉडलिंग में बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है उनके लिए।
सेना हो या फिर एक्टिंग, करियर बनाने में कश्मीरी युवा इन दोनों में ही पीछे रहे हैं। लेकिन लगता है कि अब वक्त बदल रहा है और ये दो नए क्षेत्र बाहें फैलाकर इनका स्वागत करने को तैयार हैं। आज तक ब्यूरो। और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में बीते चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। आपको बता दें कि इस आदेश के तहत कहा गया है कि तमाम हत्या और रेप के मामलों की जांच सीबीआई से कराई जाए। तो आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत, वाकई ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले, ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, इस बीच आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहा गया है और कोर्ट की तरफ से। जी हाँ, देखिए, एक बड़ा फैसला आया है कोलकाता हाईकोर्ट के 5 जज बेंच से। काफी हफ्तों से ये सुनवाई चल रही थी। आज वर्डिक्ट आ गया है और कोलकाता हाईकोर्ट ने जो आपने जैसे कहा, सही कहा कि रेप और जो हीनियस क्राइम्स है इनकी तफ्तीश के लिए, इनकी जांच के लिए सीबीआई को सौंप दी है। तो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन अब होने वाला है रेप एंड मर्डर का जो एलिगेशन है इस वक्त पश्चिम बंगाल के पोस्ट पोल वायलेंस केस में, और दूसरे जितने भी केस है पोस्ट पोल वायलेंस रिलेटेड, उनकी जांच इस वक्त एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी, जिसका फॉर्मेशन का ऑर्डर आज हाईकोर्ट ने दे दिया है। और इन दोनों ही टीमों को, सीबीआई की टीम और उसके साथ साथ जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया गया है, इन दोनों को ही 6 हफ्तों के अंदर कोर्ट को अपना रिपोर्ट सौंपना है। और राज्य सरकार को कहा गया है इन दोनों को पूरी मदद करे और पूरी सहायता करे इस इन्वेस्टिगेशन के मामले में। हालांकि ये 5 जज का बेंच है और जो मेन ऑर्डर है वो चीफ जस्टिस से पढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल सरकार ने जो एनएचआरसी है, जो जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत इस तमाम जानकारी के लिए। आपका एक अहम डेवलपमेंट कोलकाता हिंसा मामले में। लेकिन इस बीच अब रुख करेंगे तालिबान से जुड़ी खबरों का। आपको बता दें कि कंधार से काबुल तक आज तक की टीम हर वो खबर आप तक पहुंचा रही है जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान और तालिबान से है। कंधार से हमारे सहयोगी ने तालिबान के 2 बड़े नेताओं से बात की है जो आज अफगानी सत्ता में बड़े नाम बन चुके हैं। इन दोनों ने अफगानी कौम को भरोसा दिलाया कि लोग ना डरे और ना देश छोड़कर भागे। वैसे ये देखने वाली बात है कि तालिबान अपने वादों में कितना खरा उतरता है। सुनिए इन नेताओं को और समझिए कि तालिबानी लीडरशिप इस वक्त कब्जे की लड़ाई में कहां तक आगे बढ़ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बैठक की, जब तालिबानी नेताओं ने ये बैठक करी और इस बात पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया कि आगे इस सत्ता को किस दिशा में ले जाया जाएगा। आज तक से बोले हैं अब्दुल सलाम और मुल्ला खैरुल्ला, उनकी एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। جای خیلی خوشحالی است که ما بعد از بسیار وقت بر وطن عزیز خود برگشتیم. امروز برادر آخوند اینجا آمدیم بخیر در وطن عزیز خود فرمودن. واقعا بسیار جای نهایت خوشحالی بود که امروز ما همشهریان خود را الحمدلله اینجا میبینیم و مجاهدین میبینیم. بسیار مردم ها با اطمینان الحمدلله در اینجا زندگی خود پیش میبرند. طرف ما مردم عفو عمومی اعلان شده است. ما میخواهیم هیچ کس باید بیرون از افغانستان نرود. کسایی که رفتند هم بیایند در وطن خود بیایند، بشینند در خانهشان محفوظ است، آبرویشان محفوظ است، حیثیتشان محفوظ است، دیگه پراپرتی که دارند اونا همه محفوظ است. ما نه به حولی کسی ضرورت داریم، نه به خانه کسی ضرورت داریم، نه به موتر کسی ضرورت داریم. بیایند در وطن عزیز خود با هم از طرف ما هیچ تشویش نداشته باشند. به همراه ما هر چی شده دیگه ما برای انتقام از دیگران نیستیم. از همه افغان‌ها خواهش ما ای است که راوسته نور په دې وطن کې موږ افغان د دشمن په سترګې په خپل سترګې کې افغان دشمن نه وینو او موږ غواړو دغه شی حالت د اعلان شي افغانستان کې نور موږ هیڅ افغان هم په دغه تصور نه په ذهن نه په سترګو ویني چې هغه د دشمنی احساس وکړي.
और आपको बता दें कि कंधार से हमारे संवाददाता सदीकुल्लाह जो हैं, उन्होंने ही इन नेताओं से, जो कि तालिबान के बड़े नेता हैं, उन लोगों से ये इंटरव्यू किया, ये बातचीत की है। उनकी एक रिपोर्ट सामने आई है, उन्होंने भेजी है हमें, जरा देखिए उस रिपोर्ट को। तालिबान का नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर के हमरा 9 अफरादी सियासी ग्रुप कंदहार पहुंच गए। तालिबान के इन सियासी मेंबर्स का कहना है कि आज़ादी इनकी हक थी जो उन्होंने हासिल कर ली। तालिबान ने एक दफ़ा फिर सरकारी अहदेदारों और शहरियों को माफ़ी का ऐलान किया और कहा कि सबको हुकूक फराहम होगी और अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। सदीकुल्लाह खान, आज तक, कंदहार। अशरफ वानी हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, आप तो खुद अफगानिस्तान पहुंचे थे, वहां से आपने तमाम रिपोर्ट्स भेजी थी। क्या ये मुमकिन लगता है कि जिस तरीके से तालिबान का मिजाज रहा है, जो वादे वो कर रही है, कहीं ना कहीं सरासर कोरी बकवास और झूठ है? नेहा, दरअसल पहले हम दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि तालिबान और कंदहार का क्या माने हैं। दरअसल जब 1996 में तालिबान की पहली बार हुकूमत आई थी तो इस तालिबान का जन्म ही कंदहार में हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण शहर कंदहार को ही तालिबान मानती है। जो 9 सबसे ताकतवर नेता हैं तालिबान के, जो पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी है, वो अभी तक पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में नहीं थे। ये भी हमारे दर्शकों को जानना ज़रूरी है। ये अलग अलग जेलों में बंद थे, कुछ गुटमाला में थे जो अमेरिका ने बंद किए थे, कुछ पाकिस्तान में बंद थे। और फिर जब बातचीत की लंबी प्रक्रिया चली कतर में, अमेरिका ने जिसकी अगुवाई की, अलग अलग देशों के साथ इन नेताओं की बातचीत हुई और उसका सबसे ज़्यादा जो अंश था, जो ज़्यादा हिस्सा था, वो कतर में ही हुआ। और 9 जो ये पॉलिटिकल टॉप लीडर्स हैं, जो लड़ाकों में से अलग हैं और जो विचार विमर्श और राजनीति तालिबान की तय करते हैं, उसमें सिर्फ 9 चेहरे हैं। 9 चेहरों में सबसे प्रमुख चेहरा जो है वो बरादर गनी है, जो इस वक्त काबुल में है। बाकी जो 8 चेहरे हैं वो उनमें से अधिकतर जो है अभी भी कंधार में है, वो काबुल नहीं गए हैं। और यहाँ तक ये भी माना जाता है कि अगर कोई सरकार जो बनती है तालिबान की, तो अधिकतर वो कंधार से ही चलेगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1996 में जो सरकार तालिबान की बनी थी, तब तालिबान के जो नेता थे वो कैमरे पे नहीं आते थे। अभी भी आप देखेंगे दुनिया में जितने भी अखबार छपते हैं, उनमें जो तालिबान के नेताओं की तस्वीरें छपती हैं वो उनमें से अधिकतर गलत होती हैं, क्योंकि मुल्ला उमर की तस्वीर उसके मरने के बाद सामने आई थी। तो ये बदलाव साफ दिख रहा है तालिबान की राजनीति में, और अब खुले तौर से वो मीडिया के साथ बात करते हैं, सामने आते लेकिन हैं। वाकई देखना होगा, क्योंकि कई और भी रिपोर्ट्स अशरफ आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही है वहां पर उनकी क्रूरता की, इसलिए देखना होगा आने वाले समय में कितना वाकई तालिबान बदला है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाके मनमानी पर उतर आए हैं। उनमें से कुछ जो हैं वो काबुल में मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन तालिबान जिस अफगानिस्तान पर राज करने वाला है वो पहले ही कंगाल हो चुका है। ये चौंकाने वाला खुलासा खुद उसके सबसे बड़े बैंक के गवर्नर ने किया है। अफगान बैंक के गवर्नर के मुताबिक सारे विदेशी अकाउंट्स फ्रीज किए जा चुके हैं और देश में एक भी पैसा नहीं है। अब चाहे तालिबानी आइसक्रीम के मजे उड़ाएं, खिलौने वाली कार में घूमें या झूले पर झूलें, ये मौज मस्ती महज कुछ ही दिनों की बात है, क्योंकि तालिबानियों के आने से पहले ही अफगानिस्तान कंगाल हो चुका था। अफगानिस्तान का खजाना खाली हो चुका था। आज अफगानिस्तान पाई पाई का मोहताज है, और ये सब कोई और नहीं, अफगानिस्तान में भारत के रिजर्व बैंक की तरह काम करने वाले बैंक दी अफगान बैंक के गवर्नर अजमल अहमदी ने कहा है। अपने ट्वीट में अहमदी ने लिखा, अफगानिस्तान के पास अमेरिकी डॉलर लगभग 0 है, क्योंकि तालिबानी हमले की वजह से अमेरिका से कैश आया ही नहीं। देश का लगभग $9 बिलियन रिजर्व विदेश में है, जिसमें से $7 बिलियन अमेरिका में फेडरल बॉन्ड रिजर्व के तौर पर है। तालिबान ने बंदूक के दम पर जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन उसके लिए शासन करना आसान नहीं होगा। दरअसल अमेरिका से समय समय पर डॉलर की खेप अफगानिस्तान पहुंचती थी और फिर बैंकों से लोग उसे अपनी बचत में से निकालते थे। लेकिन तालिबान के काबुल की ओर बढ़ते ही अमेरिका ने अफगानी अकाउंट फ्रीज कर दिए और डॉलर की खेप पर भी रोक लगा दी। नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान के बैंकों में अमेरिकी डॉलर खत्म हो चुके हैं और तालिबानी कब्जा जमा कर भी ठन ठन गोपाल हैं।
दूसरी तरफ तालिबानी कब्जे के बाद काबुल में हालात सामान्य दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। काबुल का मशहूर बर्ड स्ट्रीट खुल गया है, जो चिड़ियों का बाजार है। ये बीते 3 दिनों से बंद था। उधर तालिबानी आइसक्रीम पार्लर में बैठकर मजे कर रहे हैं। काबुल में गुरुद्वारे के सामने दुकान चलाने वाले मंजीत सिंह ने भी दुकान खोल ली है, लेकिन उन्हें डर सता रहा है कि न जाने कल क्या हो। काबुल में जिंदगी पटरी पर लौटती दिख रही है, लेकिन अफगानिस्तान के कंगाली लोगों की बदहाली बढ़ा सकती है। महंगाई बढ़ने की आशंका है, जिसकी चोट गरीबों पर पड़ेगी। उधर काबुल से भागने के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी पहली बार मीडिया के सामने आए। उन पर देश को लूटकर भागने के आरोप लग रहे हैं। गनी पर आरोप है कि भागते समय वो 4 कारों और हेलीकॉप्टर से पैसे भरकर भागे थे। गनी ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। دیتم پیام داده در هاگومو سید فاجعه دو عمق برکلا مستند معلومات نیوی آوریدلی قضاوت مو پریکده هر کسی که برایتان گفت رئیس جمهورتان شما را فروخت و برای منفعت مالی و حفظ جان خیش فرار کرد باور نکنید. من به گونه از افغانستان خارج ساخته شدم که حتی فرصت نیافتم تا چپلی هایم را از پاهایم بیرون کرده गनी और उनके परिवार को यूएई ने मानवता के नाम पर शरण दी है। इधर उन्हें बेदखल करने वाले तालिबानियों को आईएमएफ से भी डॉलर का डंक झेलना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि उसने आईएमएफ के खजाने तक अफगानिस्तान की पहुंच पर पाबंदी लगा दी है। उसने $440 मिलियन के उस फंड पर ताला जड़ दिया है जो तालिबान के हाथ जा सकता था। आईएमएफ ने साफ किया कि जब तक तय नहीं होता कि अफगानिस्तान में किसकी सरकार होगी, तब तक इस फंड पर ताला जड़ा रहेगा। अफगानिस्तान में जब तक सरकार नहीं बनती, तब तक कोई भी विदेशी फंड अफगानिस्तान को नहीं मिलेगा। वहीं तालिबानियों को सत्ता की चाबी मिल भी गई तो खजाना खाली ही मिलेगा और उसे अमेरिका और विदेशी एजेंसियों का मोहताज बने रहना होगा। काबुल में नवीद सुल्तानी के साथ आज तक ब्यूरो।